अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं फाइजा सिद्दुज़ई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में एक के बाद एक बहरान, आवाम को जकड़ने को है तैयार। फ्लोर मिल्स मालिकान ने तबले जंग बजा दिया है। कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आटा तुझे कहां ढूंढूं, लाहौर समेत पंजाब भर में आवाम की पुकार, मगर सब बेकार। फ्लोर मिल्स ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हुकूमती और फ्लोर मिल्स मालिकान की आपसी लड़ाई से फिर आवाम को आटे बहरान ने आ लिया। लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 10 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई है, जिसके बायस दुकानदारों ने आटा गायब कर दिया है और आवाम मारे मारे फिरने लगे हैं। मगर आटा है कि मुट्ठी भर भी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अब न जाने कब इनका झगड़ा खत्म हो और कब नए अजाब से आवाम को निजात मिले। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स मालिकान में नई जंग छिड़ गई। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियों पर सूबाई महकमा खुराक इन एक्शन। 100 से ज्यादा मिल्स का आटे का कोटा ही मुअत्तल कर दिया। ब्लैकमेल नहीं होंगे, पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स में ठन गई। महकमा खुराक पंजाब ने अपना कहा सच कर दिखाया। सप्लाई बंद करने वाली 100 फ्लोर मिल्स को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 100 से ज्यादा मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक अक्सर फ्लोर मिल्स आज ही से बंद कर दी गई हैं, जिस पर महकमा खुराक ने 10 फ्लोर मिल्स के खिलाफ पर्चा कटवाने की भी हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर पंजाब नकवी ने सेक्रेटरी खुराक से रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर पंजाब ने सवाल किया है कि शनाख्ती कार्ड और अंगूठे की शर्त किसके कहने पर लगाई गई है। महकमे खुराक ने मनमानियों पर मजीद फ्लोर मिल्स मालिकान को भी सबक सिखाने की तैयारियां पकड़ ली हैं, जिसके बाद बहरान मजीद बढ़ने का भी खदशा पैदा हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी आटे का 10 किलो का थैला मिल्स के आटे से 700 रुपये महंगा है। छुट्टी के दिन मिल्स का आटा मौजूद, मगर शहरियों को सरकारी आटे की तलाश है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे शहराज खान से। शहराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मुर्गी की कीमतों में तो होशरुबा इजाफा हो चुका है और आए रोज़ मुर्गी की कीमतें सोने के दाम जैसे बढ़ती जा रही हैं। आज की अगर बात की जाए तो 450 रुपये किलो तक मुर्गी का गोश्त जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िंदा मुर्गी 450 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और इस तरह अगर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस वजह से शुक्रिया आपका। मुल्क भर में महंगाई का नया सुनामी आ गया। मुर्गी की होशरुबा कीमतें दूसरे दिन भी बरकरार। कोयटा में मुर्गी के दाम मजीद फी किलो 30 रुपये बढ़ गए। दीगर शहरों में भी मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरी चिल्ला उठे। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान। मुर्गी के हुए फिर ऊंचे दाम। पहले से महंगाई की चक्की में पिसते आवाम हुए फिर परेशान। इंतजामिया भी मुनाफाखोरों और मनमानी करने वालों को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम। मुर्गी के गोश्त की कीमतें दूसरे दिन भी 7वें आसमान से वापस न आई। कोयटा में मुर्गी ने आज फिर एक और जस्त लगाई और फी किलो 30 रुपए अपनी कीमत मजीद बढ़ाई। इधर लाहौर समेत पंजाब में मुर्गी 620 से ज्यादा पर बिकने लगी, तो पेशावर में भी मुर्गी के दाम कुछ कम न हुए। दीगर शहरों में भी मुर्गी के नखरे मजीद बढ़ गए। शहरियों ने मुर्गी महंगी होने पर सर पकड़ लिए। कहते हैं पहले ही सब कुछ पहुंच से दूर था, अब मुर्गी के गोश्त से भी महरूम हुए। अरबाब इख्तियार सुनवाई करें। कराची में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाए जाने वाले बचत बाजारों में रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो महंगाई ने रुख जो है वो कराची की जानिब कर लिया है। जिस तरह दीगर मुल्क के दीगर शहरों में महंगाई का जिन बेकाबू है, इसी तरह कराची के में भी जो है वो महंगाई का जिन बेकाबू नज़र आ रहा है। जबकि शहर में लगाए जाने वाले बचत बाज़ार जो कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाए जाते हैं, वहाँ भी आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त मैं बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन शहरों से यहाँ पे दिखाया कि ये इस बचत
बचत बाज़ार में जो है ये पूरी गली एक है जिस में सब्ज़ी के स्टॉल्स और फलों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। इन स्टॉल्स के ऊपर रेट लिस्ट तो आविज़ा कर दी गई हैं, लेकिन इन रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें जैसे आप लहसुन ले लें तो वो लहसुन जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक है वो 390 रुपये, और इसके साथ साथ जैसे प्याज है, प्याज में की कीमत में कुछ कमी हुई है तो यहाँ पे 155 है, लेकिन दीगर मार्केटों में 180 से 190 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा के इस खाने बनाने में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बगैर जो है वो खाने जो है वो नहीं बन पाते हैं। तो शहरियों को जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी जो है उनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करेंगी, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद जो है वो परेशान भी। हुसैन, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के इतवार बाजारों में महंगाई से खरीदार परेशान हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार में अदरक 540, लहसुन 430 और प्याज 180 रुपये फ़ी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं वकार हुसैन। वकार, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर में इतवार को और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बाज़ार लगाए जाते हैं। मैं इस वक्त गुलशन रवी के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन बदकिस्मती से देख रहा हूँ कि गुलशन रवी के इतवार बाज़ार में जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। तमाम सब्जियों के जो दाम हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। भिंडी 200 रुपये, करेले 250 रुपये, शिमला मिर्च 110, शलजम 40 रुपये, जो पेठा है वो 60 रुपये, खीरा 60 रुपये, और उसके अलावा जो टिंडे हैं वो 80 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि जो टमाटर है वो 50 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है, और इसके अलावा जो प्याज है वो 170 से 180 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ मेरी ख़रीदारों से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो महंगाई है वो महंगाई में कमी नहीं की जा रही, बल्कि महंगाई में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अदरक है वो 540 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो लहसुन है वो 430 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। पहले ऐसे होता था कि हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ वगैरह खरीदी जाती थी, लेकिन अब महंगाई को देखते हुए ख़रीदारों ने ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेना बंद कर दी हैं। सिर्फ 1-2 दिन की। वकार, बहुत शुक्रिया। महंगाई ने जहां हर चीज़ को पहले ही अपनी लपेट में ले रखा है, वहां सब्जियों के रेट्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राना अतीक से। अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई अपने अरूज पर है। किसी भी चीज़ की अगर बात की जाए, चाहे वो खाने पीने वाली है, चाहे वो वैसे इस्तेमाल करने वाली है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। मेरे साथ एक इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूँ वो सब्ज़ी लेने के लिए आए हुए हैं, क्या परेशानी है। जी, मैं आज सब्ज़ी लेने आया हूँ, तो सब्ज़ी का भी रेट बहुत ज़्यादा है। आलू का ज़्यादा है, प्याज का ज़्यादा है, टमाटर का, जितनी सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा महंगी है। गरीब आदमी जो है ना वो फॉलो नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है कि कम से कम दालें, घ्यो, चीनी, ये जो गरीब आदमी की मुहैया खुराक है, लिहाजा बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि इनका रेट तो कम किया जाए। जो गरीब आदमी है ना वो इस्तेमाल करने के लिए बहुत मजबूर हो गया है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि गरीबों के हाल पर रहम करें, सब्सिडीज दें। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि रेट्स पर कंट्रोल करें, ताकि आम जो आवाम है वो सुख वाली ज़िंदगी बसर कर सके और आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी भी बसर करें। और राना अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने का फैसला। IMF डील के तहत बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने का प्रोग्राम तैयार। नवंबर तक बिजली महंगी करने का प्लान आलमी मालियाती इदारे को थमा दिया गया। IMF से कर्ज लेने के जतन, अब बिजली बिलों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू। मार्च में बिजली के बिल इजाफी सरचार्ज के साथ मौसूल होंगे। ज़राए का कहना है कि फौरी तौर पर मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट से 18 रुपए तक होगा। मंसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 23 रुपए 39 पैसे कर दी जाएगी। बिजली के बिलों पर सरचार्ज गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में इस्तेमाल होगा। समाही एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली होगी। समाही एडजस्टमेंट टैरिफ अप्रैल में कम होकर 69 पैसे रह जाएगा। जून जुलाई में ये सरचार्ज बढ़कर 1 रुपए 64 पैसे हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता जुलाई अगस्त में मंजूर करदा फ्यूल एडजस्टमेंट 9 रुपए 90 पैसे और 4 रुपए 51 पैसे फी यूनिट अगले 6 महीनों के दौरान में वसूल किया जाएगा। किस्त 1 से 1.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 6 माह में वसूल की जाएगी। मार्च के महीने में ये सरचार्ज वसूल किए जाएंगे। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
خانے وال کے شہریوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر وسیم احمد حامد سندھو خود فیلڈ میں نکل آئے ہیں۔ مختلف بازاروں، تفریح مقامات اور سیوریج مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ مزید ہمیں تفصیلات بتائیں گی بیورو چیف خانے وال رانا طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ایسا ہی ہے، نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر خانے وال نے آج خانے وال کے بازاروں کا وزٹ کیا ہے۔ تجاوزات کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایت تھی یہاں کے شہریوں کو، اور سیوریج مسائل اس کے علاوہ جو خانے وال کے تفریحی مقامات ہیں ان کا جائزہ لیا ہے۔ ان سے حوالے سے بات کریں گے۔ سر بتائیں، یہاں کے شہریوں کو خصوصی طور پر سیوریج کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں، آج آپ نے وزٹ کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں، کیا عزم رکھتے ہیں؟ مجھے ابھی ایک پرٹیکولرلی کمپلینٹ آئی تھی کہ پیپلز کالونی میں کہ سیوریج کا ایشو تھا، وہاں جا کے میری ٹیم نے فوراً وہ ایڈریس بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے شہر کا راؤنڈ کر لیا، میں نے اور میری کور ٹیم نے۔ ہم نے پوائنٹس پہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جہاں جہاں پہ جو ایشوز ہیں، ہم لوگ ان کو پرائورٹی کے اوپر سارے کے سارے ایشوز جو ہیں سیوریج کے بھی، انکروچمنٹ کے بھی اور بیوٹیفیکیشن کے بھی شہر کے، ان کو ہم ایڈریس کریں گے۔ جی، تمام تر شہریوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، اور ڈپٹی کمشنر خانے وال کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے دروازے خانے وال کی عوام رانا طاہر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں سیوریج کا سسٹم فرسودہ اور ناکارہ، شہریوں کو تعفن اور بدبو سے چھٹکارا ملا نہ گلی محلوں میں گندے پانی سے۔ اس بارے میں دیکھیے کرن فاطمہ کی یہ رپورٹ۔ منی پاکستان کہلانے والا کراچی بھی عدم توجہ کا شکار ہونے لگا۔ شہر میں جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو کہیں سیوریج کا نظام تباہ حال ہے۔ ایسا ہی ایک علاقہ نیو کراچی کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں کی سڑک پر نالا اوور فلو ہونے کی وجہ سے گلیاں بھی بند ہو گئی، جبکہ سڑک پر چلنے والی ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ ون وے سڑک کا استعمال کرنے والے شہریوں کو بھی اپنی جان کی فکر ستانے لگی۔ ایک مہینہ ہو گیا گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پہ ایک مہینے سے پانی رواں دواں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، کیچڑ دیکھیں یہاں کے پانی کی کتنی ہے، یہاں پہ لوگ پریشان ہیں، عوام پریشان ہے یہاں کی۔ اس سے یہی کہیں گے کہ عوام کی مشکلات کا احساس کریں، کیونکہ عوام بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ٹریفک اتنا جام ہو رہتا ہے، پھر جو روڈ سارا خراب ہو چکا ہے، لوگوں کو جو کیا نام ہے کاروبار تباہ ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، کوئی احساس نہیں۔ اس سڑک پر دکانوں کے مالکان کی آنکھیں بھی اب گھنٹوں گاہکوں کا انتظار کرتی تھک چکی ہیں۔ پورا دن ہو جائے بیٹھے ہوئے، ایک کسٹمر کوئی نہیں آ رہا ہے، نہ کوئی آ رہا ہے، ہمارا آنا جانا مشکل ہوا ہے۔ تمام نیوز والے آئے، سب کچھ آئے، جنے کون کون آئے، اور کوئی حل نہیں نکلا۔ نہ حکومت دیکھ رہی ہے، نہ نیوز والے دیکھ رہے ہیں، نہ چینل والے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سرگنا دیکھ رہا ہے ہمارا۔ کم سے کم 2.5 مہینے ہو گئے اس پانی کو چلتے ہوئے، آتے ہیں مووی بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ حکومت شہر کی دیگر سڑکوں کی طرح نیو کراچی کی سڑک کو بھی زیر غور لائے۔ دریا کا منظر پیش کرتی ہوئی اس سڑک پر بھی حکومت توجہ دے تاکہ عوام کو ریلیف ملنے کے ساتھ ساتھ ان دکانداروں کا کاروبار بھی چل سکے۔ کیمرامین شہروز خان کے ساتھ کرن فاطمہ، سچ ٹی وی، کراچی۔ شمالی وزیرستان میں اے ایس آئی کے گھر میں گھس کر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد تحصیل غلام خان میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ زخمیوں کو گاڑی میں لے جاتے ہوئے گاڑی میں بھی دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں پولیس، اے ایس آئی امین اللہ، 2 خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو بنو خلیفہ گل نواز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نجی پارک میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جہلم میں جھولے سے گر کر 7 سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی۔ ناخوشگوار واقعہ فضا میں جھولے جھولتے میں ناقص حفاظتی انتظامات کی وجہ سے پیش آیا۔ بچی کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کورنگی زمان ٹاؤن ناصر جم کے قریب رات ہونے والا مقابلہ مشکوک ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز رینجرز کی جانب سے گرفتار کیے گئے ملزم جعلی مقابلے میں زخمی ہوئے تھے۔ رینجرز نے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ گرفتار ملزمان میں ادیب رضا، عاصم رضا اور اسد شامل تھے۔ ملزمان کو پولیس کے حوالے کرنے سے متعلق رینجرز نے باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کی تھی۔ رات گئے ملزم ادیب رضا کو زمان ٹاؤن نے جعلی مقابلے میں زخمی کر دیا تھا۔
خبر شامل کریں گے راولپنڈی سے۔ نفت کی منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ لندن بھیجے جانے والے پارسل سے 386 نشاور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ پشاور کارخانوں مارکیٹ کے قریب خیبر کے رہائشی ملزم سے 1 کلو آئس برآمد کر لی گئی۔ ANF اور FC کی خیبر میں مشترکہ کارروائی ہوئی ہے۔ نوکھنڈی کے صحرائی علاقے سے زمین کے اندر چھپائی گئی 91 کلو چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ وندر لسپیلا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 9 کلو 20 گرام آئس برآمد کر لی گئی۔ پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی کو ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز پر جیالوں نے نیا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے امیدواروں سے براہ راست مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی امیدواروں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ IMF کے ہاتھوں ملک کو گروی رکھنے والا اب چھپ کر بیٹھا ہے۔ اب عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات شہباز شریف یا اسحاق ڈار نہیں، معاہدہ کرنے والے کو کرنے چاہیے۔ جب بھی ملک ہچکولے کھاتا ہے تو نواز شریف کو بلایا جاتا ہے کہ ملک ٹھیک کرو۔ مریم نواز اسلام آباد میں لیگی کارکنوں سے خطاب، کہا عمران خان نے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کا اعتراف کر لیا۔ وہ یاد رکھے اب تالی نہیں بجنی ہے، اسے اپنے تمام کارناموں کا جواب دینا ہوگا۔ جو شخص IMF کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا، جو عوام کی تباہی کا IMF کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا، اس کو لاتے اس کو کہتے ہیں IMF سے مذاکرات کرو۔ جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو۔ وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے، اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ اگلے 5 سال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے، جس نے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی۔ 4 سال میں اگر اگلے 5 سال بھی اس کو مل جاتے تو سوچو آپ سب کا کیا حال ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں کبھی نہ جائے۔ نیب نے کبھی باب پاکستان منصوبے میں غبن کرنے والوں کا احتساب کیوں نہ کیا؟ ماضی میں انصاف کا قتل کیا گیا۔ نظام بدلنے تک ملک ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں باب پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کروڑوں لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی۔ یہ تاریخی مقام والٹن ہندوستان سے ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کھنڈرات وہیں کے وہیں ہیں۔ بے دردی اور بے رحمی سے باب پاکستان منصوبے کو تباہ کیا گیا۔ اربوں روپے کا غبن ہوا۔ نیب نے ایک بار بھی کسی کو نہیں بلایا۔ نظام بدلنے تک ملک ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جب تک اس نظام کو مل کر دفن نہیں کریں گے، یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کبھی کوئی نہ جائے، کیونکہ گزشتہ ادوار میں وہاں ناانصافی روا رکھی گئی اور انصاف کا قتل عام ہوا۔ دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو، ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بھجوایا گیا۔ یہ منصوبہ جہاں پر اربوں روپے کا غبن ہو گیا، کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ NLC کے چیئرمین سے پوری امید ہے کہ وہ اس منصوبے کو پوری محنت سے مکمل کریں گے۔ انتظامیہ اور متعلقہ محکمے دن رات ایک کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ یہ 10 یا 15 سال کی تاخیر نہیں، یہ 20 سے 25 سال کی تاخیر ہے۔ ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، مشکلات آتی ہیں، اگر ہم مل کر مشکلات کا سامنا کریں گے تو ضرور ان سے نکلیں گے۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت کا تصور ہی محال ہے۔ اپنے ٹویٹر بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک مضبوط، آزاد اور معتبر عدالتی نظام قانون کی حکمرانی یقینی بنانا، دستور کی حفاظت کرتا ہے، قومی انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے اور آئین کی بالادستی نظام عدل سے وابستہ امیدیں زندہ کرنے کے لیے عدلیہ کی پشت پر کھڑی ہے۔
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के हवाले से आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। आइन और अदालती अहकामात को मजाक न बनाएं। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं करवाएगा। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। हमारे पास आइन ही मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ात हैं। आइन भी रोन दिया गया तो रियासत शदीद ख़तरात का शिकार हो जाएगी। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से तहरीक आगाज़ होगा और आइन की बहाली तक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद मीडिया से बात कर रही हैं। तो जो जेल भरो तहरीक है वो इंशाल्लाह हमारी भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। चौधरी साहब हमारे फोकल पर्सन हैं पंजाब के। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको जेल भरो तहरीक के बारे में कुछ डिटेल्स बता दें। जी सर। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के हालात दिगरगू हैं और आपके इल्म में है कि जो भी मुआहदा ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से कर रही है उसका अब शामिल करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके हमरा दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे, जिसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से भी वो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन की बात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके हमरा दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज़ चौधरी भी उनके हमरा हैं। मीडिया से वो बात कर रहे हैं लाहौर में, जहां पर वह इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से और निगरान सेटअप के हवाले से भी वो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन का मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुल्क में इंतशार की साजिश रचाई गई। नवाज शरीफ तरक्की और रोजगार का दूसरा नाम है। 2 सूबों में इलेक्शन हूँ और मैं ना हूँ, ये भला कैसे हो सकता है? वक्त की ज़रूरत है। इंतशारी कुव्वत को मिलकर ख़त्म करें। आपके इलाके में आपको याद होगा कि तामीर और तरक्की अपनी तेज रफ्तारी के साथ जारी थी। जब इसकी हुकूमत आई और हर चीज रुक गई। मुल्क के अंदर यही नक्शा था, एक खंडर की शक्ल पेश कर रहा था पूरा मुल्क। कौन सा कोई एक मंसूबा। जब मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूं तो मोटरवे ज़हन में आती है। जब मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूं तो बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा ज़हन में आता है। जब मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूं मेट्रो ज़हन में आती है। जब मैं नवाज शरीफ का नाम लेता हूं तो शाहराह, तामीर और तरक्की, बंदरगाहें, रोजगार, ये सब ज़हन में आते हैं। और जब मैं इस शख्स का नाम लेता हूं सिवाय इंतशार के, सिवाय अफरा तफरी के, सिवाय झूठ के, सिवाय खुद नुमाई के, अपनी जात के गिर्द घूमने के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता। जिस असेंबली में तुम नहीं हो वो असेंबली नहीं है। जिस हुकूमत में तुम नहीं हो वो असेंबली हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। कैसा मजाक है? हम इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार है कि नहीं है? MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के मामले पर कराची में होने वाले धरने को मौखर कर दिया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अमन मशक़ें ख़त्म होते ही हम धरने की कॉल देंगे। गवर्नर सिंध की कोशिशें रंग ले आई। MQM पाकिस्तान ने कराची का धरना मुअख्खर कर दिया। MQM के आरजी मरकज बहादुराबाद में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारा मुतालबा कराची को उसका हक वापस दिलाने का है। हमने कभी भी विफाक, इदारों, कौम की सलामती पर अपनी सियासी तरजीह नहीं दी। अमन मशक़ें ख़त्म होने के बाद धरना देंगे। हम फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत के खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि जो हमारा मुतालबा है ये MQM का मुतालबा नहीं है, इस शहर का हक है जिस पे बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि हल्का बंदियों से मुतालिक MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात बरकरार हैं। खालिद भाई का ये कहना भी था कि ये मैसेज भी आप दे दें कि हम किसी सूरत भी इस धरने को ना मुलतवी करेंगे, ना इससे दस्तबरदार होंगे।
MKM रहनुमा का मजीद कहना था कि अब हल्का बंदियों से मुतालिक मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पर मुमकिन नहीं। इसके मुतालिक अदालतों ने MKM के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया था। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने ख़वातीन के कौमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क की तमाम बाहिम्मत, मेहनती और बहादुर ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुल्क की 49% आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। हमारी जुर्रतमंद औरतें ही पाकिस्तान की दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी मईशत का पहिया चलाती हैं। हमारी औरतें मुल्क का सरमाया ही नहीं सहारा भी हैं। हमारी औरतें मुल्क का सरमाया ही नहीं सहारा भी हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स हो या BISP, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और इनकलाबी मंसूबों का आगाज किया। पीपल्स पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के जरिए सूबा सिंध की खवातीन तरक्की की नई मिसाल कायम कर रही हैं। हमारी खवातीन एक खुद कफील मुआशरे की बुनियाद डाल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंटल पावर केसेस में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकतीन की बरियत के खिलाफ नैब अपीलें 4 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने रेंटल पावर केस में 2 नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की काज लिस्ट भी जारी कर दी है। साहवाल और पैरागाइब रेफरेंस में नैब की शौकतरीन बरियत के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने शौकतरीन परवेज़ अशरफ और दीगर मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर नोटिस जारी कर रखे हैं। नैब ने एहतसाब अदालत के जून 2020 के मुल्ज़मान बरियत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। लंडा बाजारों में वैरायटी तो मौजूद है, लेकिन महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिए। जाती सर्दी में भी लंडा बाजार में कीमतें कम ना हो सकी। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से सोहेल राजा। सोहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में एक तरफ बदतरीन महंगाई है, दूसरी जानिब जो लंडा बाज़ार है उस पर भी इसके बुरे असरात मुरतब हुए हैं। जो गरीब और आम शहरी हैं जो लंडे बाज़ार का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम बहार की आमद भी है और लंडा बाज़ार में जो एशिया की कीमतें हैं वो भी कम नहीं हो सकी हैं। जो यहाँ पर कारोबार करें इनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे, लंडा बाज़ार क्यों अब ये इतना महंगा हो चुका है? माल इतने महंगे हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा महंगे हैं। और हम भी साथ गाहक जब आता है चीज़ बताते हैं, वो कहते हैं जी इसमें कम करें। तो जो बंदा कम क्या करता है, जब एक चीज़ आपकी ख़रीद में वो हो तो उसमें नुकसान तो बंदा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, देखें ये तो दुकानदार इनका ये कहना है कि जो लंडा बाज़ार में 20% दरामदी टैक्स और इसके साथ साथ 17% सेल टैक्स के बाद जो लंडा बाज़ार में गर्म मलबूसात है इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसके बाद गरीब ही नहीं अमीर शहरी भी यहाँ पर अब महंगाई के इस दौर में लंडा बाज़ार का रुख करते हैं। लेकिन चीज़ें महंगी होने की वजह से अक्सर जो शहरी हैं वो बगैर चीज़ें यहाँ से कपड़े लिए जाते हैं। लेकिन कुछ शहरी ये भी हैं, वो उनका ये कहना है कि मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस वक्त भी लंडा बाज़ार का रुख करते हैं कि उनको जो सुहेल बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि सख्त सर्दी और दूर अफ्तादा इलाकों में अंजुमन फलाह बहबूद मियांवाली आवाम की मदद में पेश है। तंजीम की जानिब से बल्दिस्तान भर के दूर दराज इलाकों में राशन और अद्वियात तकसीम की गई। गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों सख्त सर्दी की लपेट में है। शदीद बर्फबारी के बाद जहां बलाई इलाकों का शहर से राबता मुनक़ता और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है, वहीं समाजी तंजीमें फलाही कामों में भी मसरूफ़ हैं। अंजुमन फलाह बहबूद मियांवाली के कोऑर्डिनेटर वलायत बल्ती के मुताबिक उनकी तंजीम बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में शदीद ठंड और बर्फबारी में भी अवामी खिदमत में मसरूफ़ नज़र आती है। तंजीम की जानिब से इलाका मकीनों में राशन, कंबल और अद्वियात तकसीम की गई। वज़ारत सेहत ने पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। लाहौर में वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क के 39 अजला में पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुहिम में 60 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज होगा। खसूसी पोलियो मुहिम 17 फरवरी तक 9 अजला पर मुकम्मल तौर पर चलाई जाएगी। 30 अजला में जुज़वी मुहिम चलाई जाएगी। पंजाब के 2 अजला लाहौर और फैसलाबाद में भी मजमुई तौर पर मुहिम होगी। मुहिम जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में हो रही है। बन्नू, DI खान, टांग, लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान, बलाई जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़ेरी जनूबी वज़ीरिस्तान भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना है कि सरहद पार किसी भी तरफ
पोलियो वायरस दोनों ममालिक के बच्चों के लिए खतरे की घंटी है। सर्दियों में पोलियो का वायरस कमजोर हो जाता है। पोलियो वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए कामयाब मुहिम्मात का सिलसिला जारी है। पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर अमली इक़दामात का सिलसिला जारी है। हम सबको मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम तर जरूरी इक़दामात और वसाइल को बुरुए कार ला रही है। हमें अपने आने वाली नस्लों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरों को पिलाना होगा। पोलियो का खात्मा हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है। पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वालिदैन का ताउन जरूरी है। वालिदैन की मदद के बगैर ये जंग नहीं जीती जा सकती। पोलियो मुहिम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। आलमी वायरस कोरोना के केसेस में इजाफा, 24 घंटे में 22 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.47% रही, ताहम कोरोना से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ है। कौमी इदारा सेहत के जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4681 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।